ओके गाइज। सो जैसा कि गाइज लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि जो कुबरनेटीज बेसिकली क्लस्टर होता है वो एक्चुअली में एक क्लस्टर ऑफ कंटेनर्स होता है। और जो कंटेनर्स होते हैं वो हमारे पॉड के अंदर होते हैं। तो कायदे से हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि इट्स अ क्लस्टर ऑफ कंटेनर्स, इट्स अ क्लस्टर ऑफ पॉड्स। आप ऐसे कह सकते हैं, क्लस्टर ऑफ पॉड्स होते हैं। ठीक है। अब गाइस कुबरनेटीज क्लस्टर के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक जिसे हम कंट्रोल प्लेन कहते हैं, जो कि आपका जिसको आप मास्टर नोड भी कह सकते हो। मास्टर नोड का मतलब है कि एक ऐसा कंपोनेंट जो कि बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको बेसिकली मैनेज करें। ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अलर्ट है, वो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। और वो ये है गाइस कि मैं कई बार नोड वर्ड का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। सो मैनी टाइम्स यू विल हेयर मी यूजिंग दिस वर्ड नोड। ठीक है। तो अब गाइस नोड जो है ना वो मैं दो सेंसेस में यूज कर सकता हूँ। ठीक है। नोड से मेरा मतलब एक वर्कर नोड भी हो सकती है। ठीक है। वर्कर नोड मतलब एक ऐसा एक ऐसा कंप्यूटर। ठीक है। एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसी ये वर्कर नोड। पहली बात तो सो लेट मी जस्ट नॉट कंफ्यूज यू गाइस, पहले मैं नोड वर्ड को ही एक्सप्लेन करना पसंद करूंगा। तो नोड जो है गाइस, नोड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। व्हाट डू मीन बाय नोड? ठीक है। नोड यहाँ पे कोई फिजिकल मशीन भी हो सकती है। मशीन। ठीक है। फिजिकल मशीन से मेरा मतलब है कोई लैपटॉप हो सकता है या कोई डेस्कटॉप हो सकता है। नोड यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन भी हो सकती है। ठीक है। नोड यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन भी हो सकती है। ठीक है। नोड यहाँ पे कोई क्लाउड का इंस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है। क्लाउड इंस्टेंस। ठीक है। लेकिन नोड एक कंटेनर नहीं हो सकता गाइस। इट विल नॉट बी अ कंटेनर। ठीक है। कंटेनर क्यों नहीं हो सकता वो मैं भी आपको बताऊंगा गाइस। कंटेनर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नोड एक ऐसी चीज होगी जिसपे कंटेनर चलेंगे, या फिर मुझे कहना चाहिए नोड एक ऐसी चीज होगी जिसपे पॉड्स चलेंगे। ठीक है। विच हैव बेसिकली कंटेनर्स इनसाइड ऑफ देम। तो इसीलिए नोड खुद कंटेनर नहीं हो सकता है। कंटेनर के अंदर कंटेनर कैसे चल सकता है? ठीक है। नोड एक ऐसी चीज होगी जिसके ऊपर कंटेनर चलेंगे। ठीक है। तो कंटेनर अब आप पॉड्स चलेंगे। तो पॉड्स अब आप देख लीजिए किस पे चल सकते हैं। पॉड्स या तो आप अपने लैपटॉप पे चला सकते हो, पॉड्स या तो आप एक वर्चुअल मशीन के अंदर चला सकते हो, या पॉड्स आप एक क्लाउड इंस्टेंस के ऊपर चला सकते हो। ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। तो जब भी मैं ये वर्ड यूज करूंगा नोड, ठीक है, तो आपको समझ जाना है कि मैं इन तीनों में से किसी एक चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। या तो मैं फिजिकल मशीन के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि मेरे पास लिटरली एक लैपटॉप है या एक डेस्कटॉप है जिसपे मैं काम कर सकता हूँ। या फिर मैं एक वर्चुअल मशीन के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप है जिसके अंदर आपने एक वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके रखी हुई है। या फिर मैं किसी एक क्लाउड इंस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि AWS का EC2 इंस्टेंस भी हो सकता है, या गूगल क्लाउड का कंप्यूट सर्वर भी हो सकता है या इंस्टेंस हो सकता है, या एज्योर का जो भी होता हो सकता है। ठीक है। अब नोड बेसिकली दो टाइप की होंगी हमारे पास, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक होगी मास्टर नोड। ठीक है। और एक होगी या एक से ज्यादा होंगी वर्कर नोड। इनफैक्ट मुझे ये बात बोलनी भी नहीं चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए कि नोड जो हो सकती हैं आपकी, वो दो में से किसी भी एक टाइप की हो सकती हैं। कंट्रोल नोड्स भी हो सकती हैं और मास्टर वर्कर नोड्स भी हो सकती हैं। कंट्रोल नोड्स या मास्टर नोड्स कह लीजिए आप, या कंट्रोल प्लेन नोड्स कह लीजिए। यूजुअली जो टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है वो कंट्रोल प्लेन नोड की टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है। कंट्रोल प्लेन नोड यानी कि एक ऐसी नोड, एक ऐसा फिजिकल मशीन, या फिर एक ऐसा ऐसी वर्चुअल मशीन, या फिर एक ऐसा क्लाउड इंस्टेंस, ठीक है, जिसके ऊपर क्लस्टर स्टार्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, ये आपको कंफ्यूज करेगी आगे जाकर के, ये मैं अभी कह रहा हूं। ठीक है। गाइस, जब भी अब हम ये बोलेंगे कि हमने कुबरनेटीज का एक क्लस्टर स्टार्ट किया,
ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आपका कुबरनेटिस का बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। जब भी हम ये बोलेंगे कि हमने कुबरनेटिस का एक क्लस्टर स्टार्ट किया, whenever we say that we have started a cluster of Kubernetes, तो उससे हमारा मतलब क्या होगा कि अभी हमने जिस भी नोड पे वो क्लस्टर स्टार्ट किया है, या जिस भी फिजिकल मशीन पे या कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या इंस्टेंस पे या वर्चुअल मशीन पे हमने उस क्लस्टर स्टार्ट किया है, उसी 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 फिजिकल नोड को या उसी नोड को हमने कंट्रोल प्लेन नोड बना दिया है। इसका मतलब जिस भी मशीन पे आप क्लस्टर स्टार्ट करते चले जाएंगे, वो मशीन अपने आप एक कंट्रोल प्लेन नोड का रूप लेती चली जाएगी इनिशियली, जिसको बाद में चेंज भी किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आपने अगर एक हर मशीन पे एक एक क्लस्टर स्टार्ट कर दिया है तो हर मशीन आपकी कंट्रोल प्लेन नोड बन गई। इनिशियली बनेगी वो कंट्रोल कंट्रोल प्लेन नोड, लेकिन अब अगर मान लीजिए आपके पास चार मशीन्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास चार नोड्स हैं। चार मशीन मतलब चार नोड्स, और उसमें आपने सबके ऊपर एक एक क्लस्टर स्टार्ट कर दिया है। एवरी कंप्यूटर यू हैव स्टार्टेड अ क्लस्टर, तो इसका मतलब आपका हर कंप्यूटर एक कंट्रोल प्लेन नोड बन चुका है। क्लस्टर स्टार्ट होते ही वो मशीन, जिस भी मशीन पे आप क्लस्टर स्टार्ट करोगे, वो कंट्रोल प्लेन नोड बन जाएगी। ठीक है। हाँ, लेकिन बाद में अगर आप ये डिसाइड करते हो कि भाई मैं इन चारों में से किसी एक को कंट्रोल प्लेन नोड बनाना चाहता हूँ और बाकी तीनों को वर्कर नोड्स बनाना चाहता हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ओके। अब गाइस थोड़ा सा हम धीरे धीरे कंट्रोल प्लेन नोड और वर्कर नोड्स के अंदर घुसेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको एक बात बता दूं गाइस कि जो क्लस्टर से जब आप इंटरैक्ट करोगे, ठीक है, क्लस्टर से जब आप इंटरैक्ट करोगे यानी कि क्लस्टर से जब आप बातें करोगे, तो बातें कैसे करोगे? ठीक है गाइस, क्लस्टर से इंटरैक्ट करने के लिए हम बेसिकली करेंगे क्या कि हम एक कमांड लाइन यूटिलिटी का यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं क्यूब सीटीएल। ठीक है। क्लस्टर से इंटरैक्ट करने के लिए हम एक कमांड लाइन यूटिलिटी का यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं क्यूब सीटीएल। क्यूब सीटीएल जैसे डॉकर डीमन से इंटरैक्ट करने के लिए आप डॉकर कमांड का इस्तेमाल करते हो। ठीक है। वैसे ही कुबरनेटीज क्लस्टर से इंटरैक्ट करने के लिए हम क्यूब सीटीएल कमांड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम कोई भी कुबरनेटीज की कमांड लिखेंगे तो क्यूब सीटीएल से स्टार्ट होगी। ठीक है। हम मतलब क्लाइंट, वी आर द क्लाइंट। ठीक है। हम क्लाइंट साइड में, ठीक है, जो सर्वर साइड है वो कुबरनेटीज क्लस्टर। ठीक है, दैट इज अ कुबरनेटीज क्लस्टर। ठीक है। तो क्लाइंट की जितनी भी डिमांड्स हैं, ठीक है, उनको फुलफिल करने के लिए हम क्यूब सीटीएल, हम कुबरनेटीज का कोई भी कमांड क्यूब सीटीएल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जैसे वहां पे डॉकर डीमन हमारा सर्वर था, और जो डॉकर के आगे हम कमांड लिखते थे या कोई भी कमांड जो हम डॉकर से स्टार्ट करके लिखते थे, तो वो हमारे लिए क्लाइंट का काम करती थी। वो हमारे लिए रिक्वेस्ट भेजती थी। किसको? सर्वर को। सर्वर कौन था? डॉकर डीमन था। ठीक है। वैसे यहाँ पे गाइस हम क्लाइंट है कुबरनेटीज के लिए, और कुबरनेटीज क्लस्टर से हमें अगर कोई भी काम करवाना है, ठीक है, एज अ क्लाइंट, तो हमारा जो सर्वर है विच इज अ क्लस्टर, ठीक है, तो उस क्लस्टर को हम इस कमांड के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है। एंड द क्लस्टर, क्लस्टर की एक स्पेसिफिक चीज है जो हमारे लिए सर्वर का काम करेगी। ठीक है। क्लस्टर की एक स्पेसिफिक चीज है जो हमारे लिए सर्वर का काम करेगी। वो स्पेसिफिक चीज कहाँ पे होगी? जैसा कि गाइज मैंने आपको बताया कि आप अपनी रिक्वेस्ट जो भेज रहे हो किसको भेज रहे हो, वो आप क्लस्टर को भेज रहे हो। ठीक है। तो क्लस्टर तो क्लस्टर अभी तो बेचारा स्टार्ट हुआ है, क्लस्टर के अंदर तो भी आपने कुछ किया ही नहीं है, तो क्लस्टर के अंदर ले दे के हमारे पास क्या होगी? हमारे पास एक कंट्रोल प्लेन है बेसिकली। ठीक है। वो नोड जिस पे कंट्रोल प्लेन चल रहा है उसको हम बोलेंगे कंट्रोल प्लेन नोड। लेकिन कंट्रोल प्लेन है क्या चीज? व्हाट इज दिस कंट्रोल प्लेन? हम ये कह तो रहे हैं कि कंट्रोल प्लेन एक नोड के ऊपर चल रहा है, तो जिस भी नोड के ऊपर आप क्लस्टर स्टार्ट करोगे वो नोड कंट्रोल प्लेन नोड हो जाएगी। लेकिन ये कंट्रोल प्लेन है क्या चीज? तो गाइस कंट्रोल प्लेन तीन चार सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को मिला करके बना।
ठीक है, इट्स एक्चुअली यू कैन से अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर सर्वर। ये एक सॉफ्टवेयर सर्वर है, ठीक है, यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्यूब सीटीएल द्वारा लिखी गई कमांड्स जो है, जो हम लिखेंगे, उन कमांड्स को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद उस कमांड में हमने जो भी डिमांड करी होगी कुबरनेटिस क्लस्टर के से करने के लिए, वो हमारे लिए फुलफिल करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इट्स अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो कंट्रोल प्लेन है वो एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर के कुल मिलाकर के चार कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, क्या क्या है वो कंपोनेंट्स गाइस? एक है सबसे पहले हमारा एपीआई सर्वर। ठीक है, एपीआई सर्वर। ठीक है, यही वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है हमारे पूरे कंट्रोल प्लेन का, जो क्यूब सीटीएल द्वारा लिखी गई जो हमारी कमांड्स हैं, जो हम लिखेंगे लिनक्स के ऊपर, ये उन कमांड्स को एक्सेप्ट करेगा। यानी कि ये कमांड्स हमारी एपीआई सर्वर के पास जाएंगी, और एपीआई सर्वर इस कमांड को डिकोड करेगा। यानी कि एक हिसाब से आप ये समझ लीजिए कि क्यूब सीटीएल के आगे हम जो भी कमांड लिखेंगे, जो हमें कुबरनेटिस से बेसिकली रन करवानी है, वो कमांड एक रेस्ट एपीआई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, एक रेस्ट एपीआई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो कमांड इस एपीआई सर्वर को जाएगी। एपीआई सर्वर इस उस बेसिकली रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट कहने चाहिए मेरे को, रेस्ट एपीआई क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है, एक रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट की फॉर्म में जाएगी। ठीक है, तो हम तो यहाँ से एक नॉर्मल कमांड लिख देंगे, जैसे डॉकर के अंदर लिखा करते थे, वैसे यहाँ पे भी लिख देंगे। लेकिन ये कमांड एक रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जो बैकएंड में होगी, हमें नजर नहीं आएगा। और ये रिक्वेस्ट हमारे एपीआई सर्वर को जाएगी। ये एपीआई सर्वर किसके अंदर है? ये कंट्रोल प्लेन के अंदर। कंट्रोल प्लेन क्या है? कंट्रोल प्लेन हमारे क्लस्टर का वो पार्ट है जो हमारे क्लस्टर के रेस्ट ऑफ द पॉड्स को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। ठीक है, इसीलिए इसे कंट्रोल प्लेन बोला जाता है। और ये कंट्रोल प्लेन क्लस्टर का सेंट्रल पार्ट है। यानी कि क्लस्टर स्टार्ट होने का मतलब है कि आपने कंट्रोल प्लेन स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और वो कंट्रोल प्लेन जिस नोड पे स्टार्ट है उसको कंट्रोल प्लेन नोड कहेंगे। तो अभी ऐसा सही। तो ये रिक्वेस्ट आपकी एपीआई सर्वर को जाएगी। एपीआई सर्वर इस रिक्वेस्ट को पहले पढ़ेगा। ठीक है, और पढ़ते ही वो क्या करेगा? इसको ऑथेंटिकेट करेगा। ठीक है, ऑथेंटिकेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में मैं अभी आपको हैंड्स ऑन समझाऊंगा। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा इसकी व्हाट डू यू मीन बाई ऑथेंटिकेट करेगा। देखिए, ऑथेंटिकेट अभी मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहूंगा क्योंकि ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब होता है। देखिए, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि जिस भी यूजर के लिए आपने एक क्लस्टर बनाया है, क्या वो यूजर इस क्लस्टर पे काम करने के लिए अलाउड है? क्या उसको ऑथेंटिकेशन है इस क्लस्टर पे काम करने की? तो वो चीजें चेक करे। वो कैसे चेक करेगा? थ्रू सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स चेक करेगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये सब चीजें क्या होती हैं। मैं ऐसे थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे पास लिटरली जब आप कोई क्लस्टर बनाते हो तो हमारे पास, आपने वो क्लस्टर किस यूजर के लिए बनाया है उसके सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स स्टोर हो जाते हैं, उसकी YAML फाइल के अंदर स्टोर हो जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। YAML फाइल मुझे नहीं बोलना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर स्टोर हो जाते हैं, जिसको कभी कभी क्यूब कॉन्फ़िग फाइल भी बोला जाता है या कॉन्फ़िग फाइल भी बोला जाता है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो फाइल कहाँ पे स्टोर होती है। और आप ऐसी जितनी फाइलें चाहे बना सकते हैं। यानी कि आप अपने एक ही लोकल मशीन के ऊपर एक क्लस्टर स्टार्ट कर सकते हैं, और उस क्लस्टर को आप परमिशन दे सकते हैं कि ये यूजर, यही यूजर उस क्लस्टर को बेसिकली स्टार्ट कर सकता है, कोई दूसरा यूजर इस क्लस्टर को स्टार्ट नहीं कर सकता। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली जब कोई रैंडम यूजर आपके बनाए गए क्लस्टर को यूज करने की कोशिश करेगा, तो वो क्यूब सीटीएल का कोई कमांड लिखेगा उसको स्टार्ट करने के लिए या उस क्लस्टर से इंटरेक्ट करने के लिए। और बेसिकली जब वो रिक्वेस्ट की फॉर्म में एपीआई सर्वर को जाएगा, तो एपीआई सर्वर आपकी उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने से पहले सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स में जाके चेक करेगा कि क्या ये यूजर ऑथेंटिकेटेड है इस क्लस्टर पे काम करने के लिए। अगर है तो वो आपकी रिक्वेस्ट को किसको भेज देगा? अभी काम खत्म नहीं हुआ है गाइस। वो आपकी रिक्वेस्ट को किसको भेजेगा? वो आपकी रिक्वेस्ट को भेजेगा कंट्रोलर मैनेजर को भेजेगा। ठीक है, कंट्रोलर मैनेजर को भेजेगा।
कंट्रोलर मैनेजर। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलर मैनेजर? आप ऐसा समझ लीजिए कंट्रोलर्स का भी कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर्स का भी कंट्रोलर। तो अब आप कहेंगे सर ये क्या है कंट्रोलर्स का भी कंट्रोलर? देखिए, आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि जैसा कि मैंने आपको पहले के लेक्चर में भी बताया था कि हमें क्लस्टर क्यों बनाना पड़ रहा है कुबरनेटीज में। पहला पहला क्वेश्चन तो यही राइज होता है कि आप क्लस्टर क्यों बना, मतलब हम ऐसा क्यों हर बार बोलते हैं कुबरनेटीज क्लस्टर। ठीक है, क्या बिना क्लस्टर के कुबरनेटीज का कोई अस्तित्व नहीं है? बिल्कुल सही बात गाइस, बिना क्लस्टर के कुबरनेटीज का कोई अस्तित्व नहीं है। क्लस्टर है इसीलिए कुबरनेटीज। ठीक है, तो किस चीज का क्लस्टर? ये चीज मैंने आपको बताई हुई है गाइस कि आपके पास माइक्रो सर्विसेज का भी क्लस्टर हो सकता है। आपने एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन उस बहुत बड़े सॉफ्टवेयर के बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स थे। आपने उनमें से हर एक कंपोनेंट को एक डॉकर कंटेनर के अंदर डाल दिया और उस डॉकर कंटेनर को आपने कुबरनेटीज पॉड के अंदर डाला। तो इसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर अगर 10 कंपोनेंट से बना हुआ है तो इसका मतलब यू हैव 10 पॉड्स वेयर ईच पॉड इज हैविंग वन कंटेनर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन स्मॉल सर्विस। ठीक है, तो 10 कंटेनर है। अब उन 10 कंटेनर्स को कौन संभालेगा? एक कंट्रोल प्लेन संभालेगा। तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऐसे क्लस्टर बनेगा। इन अदर्स वर्ड्स, अगर आप माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे काम नहीं भी कर रहे हो, आपके पास आपने पूरे सॉफ्टवेयर को एक ही कंटेनर के अंदर डाला हो, यानी कि उस सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे हिस्सों को आपने कंटेनराइज नहीं किया, बल्कि पूरे सॉफ्टवेयर को उठा के आपने एक ही कंटेनर के अंदर डाल दिया, जो कि यूजली अभी हम कर भी रहे हैं। कि अगर हमारा मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है जो लैपटॉप के किसी लैपटॉप के सेकेंड हैंड लैपटॉप के प्राइस को प्रिडिक्ट कर रहा है, या फिर हमारे पास कोई एप्लीकेशन है कि जो चेस्ट एक्सरे के को देख करके ये बता रही है कि उसमें कौन सा डिजीज है, तो वो सारा का सारा कोड, सारी की सारी एप्लीकेशन वो एक ही कंटेनर के अंदर चला रहा है। तो ये माइक्रो सर्विसेज नहीं है। माइक्रो सर्विसेज में तो हम क्या करेंगे कि हम अपने उस कोड के भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना करके हर एक मॉड्यूल को एक अलग कंटेनर में डाल देंगे, एंड तो हमारा पूरे का पूरा प्रोजेक्ट एक कंटेनर नहीं होगा, बल्कि इट विल बी अ सेट ऑफ कंटेनर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, जिसमें से हर कंटेनर के अंदर हमारे पूरे प्रोजेक्ट की एक छोटी सी सर्विस रन हो रही होगी। ठीक है, तो तब ऑटोमेटिकली हमारा क्लस्टर बनेगा। अगर हम ऐसा नहीं भी करते हैं, अगर हम माइक्रो सर्विसेज नहीं भी बनाते हैं, हमारे पास एक ही सर्विस है, यानी कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट एक ही कंटेनर के अंदर चल रहा है, और अगर मान लीजिए गाइस आपने उसके ऊपर ट्रैफिक लोड डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोबारा से क्लस्टर बनेगा, क्योंकि तब आपको अपने पॉड्स की मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेंगी लोड बैलेंसिंग करने के लिए, तो वहां पे भी क्लस्टर बनेगा। तो इसका मतलब गाइस ये तो आप मान के चलिए कि बिना क्लस्टर के तो गुजारा ही नहीं है। मतलब अगर आप रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करें, यू हैव no option other than creating a cluster. So where there is a cluster, there is Kubernetes to manage that cluster, right? तो बेसिकली अब ये कंट्रोल मैनेजर क्या होता है, कंट्रोलर मैनेजर क्या होता है? कंट्रोलर मैनेजर आप ऐसा समझ लीजिएगा इस कि जब आप बहुत सारे पॉड्स को मैनेज करते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप उन पॉड्स को कैसे मैनेज कर रहे हो। क्या आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की है कि अगर उन पॉड्स के अंदर चलते हुए कंटेनर्स के वर्जन में कुछ चेंज हो, तो वो जो नए वर्जन वाले पॉड्स हैं वो ऑफ हो जाए, वो ऑन होना हो जाने चाहिए, और पुराने वर्जन वाले पॉड्स ऑफ हो जाने चाहिए। ठीक है, तो गाइस उस केस में आपकी ये चीज अनेबल एक कंट्रोलर करेगा। ठीक है, वो ये चीज अनेबल एक कंट्रोलर करेगा। ठीक है, जिसको स्टेटफुल सेट कंट्रोलर भी शायद बोला जाता है। ठीक है, और अगर आप लेट्स से स्केल अप करना चाहते हो अपने कंटेनर्स को ट्रैफिक लोड मैनेज करने के लिए या माइक्रो सर्विसेज रन करने के लिए, तो गाइस उसके लिए एक दूसरा कंट्रोलर होता है जिसको डिप्लॉयमेंट सेट कंटेनर कंट्रोलर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब आप अपने पूरे सॉफ्टवेयर की सर्विस को कैसे रन करना चाहते हो, कि उसका जो वर्जन रोल आउट हो या वर्जन अपडेट हो या रोल बैक हो या रोल आउट हो, वो स्मूथली होना चाहिए। या अगर आपका सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसके वर्जन बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, फ्रिक्वेंटली चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लोड ज्यादा है, तो अब आप वर्जन तो चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन कंटेनर्स की कॉपीज आपको बनानी पड़ेगी। तो हर तरीके का काम पॉड्स के ऊपर करने के लिए, कि आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर पॉड्स के ऊपर फ्रिक्वेंटली कौन सा काम करते हो, क्या आप वर्जन रोल अप या
या वर्जन रोल आउट या वर्जन रोल बैक फ्रिक्वेंटली करते हो, या फिर बेसिकली हॉरिजॉन्टली स्केल अप करते हो आप अपने पॉड्स को। हर एक काम करवाने के लिए पॉड्स के ऊपर एक अलग टाइप का कंट्रोलर होता है। जैसे कि स्केल अप स्केल डाउन करने के लिए डिप्लॉयमेंट सेट कंट्रोलर होता है, ठीक है। रोल रोल बेसिकली रोल आउट या रोल बैक करने के लिए आई गेस देयर इज अ स्टेटफुल सेट कंट्रोलर होता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के पैटर्न्स आप अपनी एप्लीकेशन में अपने पॉड्स को कैसे मैनेज करना चाहते हो, कैसे उसको चलाना चाहते हो, हर तरीके का काम कराने के लिए पॉड से अलग अलग टाइप के कंट्रोलर होते हैं, ठीक है। और इन कंट्रोलर्स को भी एक चीज मैनेज करती है जिसको हम कंट्रोलर मैनेजर बोलते हैं, कंट्रोलर मैनेजर, ठीक है। तो इसका मतलब आपने बेसिकली एक कमांड लिखी, मैं आपको फ्लो बता रहा हूं, आपने एक कमांड लिखी, वो कमांड लिख करके आपने एंटर मारा। जैसे ही आपने एंटर मारा वो कमांड एक रेस्ट एपीआई रिक्वेस्ट में कन्वर्ट होती है बैकएंड में, हमें नजर नहीं आती। वो एक एपीआई से वेब एपीआई सर्वर को जाती है। एपीआई सर्वर ये ऑथेंटिकेट करता है कि ये जो कमांड जिस यूजर ने लिखी है, क्या क्या ये यूजर इस कमांड को इस कुबरनेटीज क्लस्टर पे चलाने के लिए ऑथेंटिकेटेड है। अगर आंसर होता है यस, तो फिर आपकी रिक्वेस्ट वैलिडेट होती है, यानी कि वो चेक करता है कि आपने जो कमांड का सिंटैक्स लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है। और अगर सही लिखा होता है तो वैलिडेशन के बाद आपकी रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोलर मैनेजर को। तो कंट्रोल मैनेजर क्या करता है, कंट्रोलर मैनेजर आपकी रिक्वेस्ट को सूटेबल कंट्रोलर को भेज देता है, ठीक है। डिप्लॉयमेंट सेट कंट्रोलर को भेज सकता है, स्टेटफुल सेट कंट्रोलर को भेज सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपने पॉड से करवाना क्या चाहते हो। क्या आप उन्हें इंक्रीज ट्रैफिक लोड में हॉरिजॉन्टली स्केल अप करना चाहते हो, तो आपकी रिक्वेस्ट किसको चली जाएगी, डिप्लॉयमेंट सेट कंट्रोलर को चली जाएगी। अगर आप वर्जन बेसिकली रोल आउट या रोल बैक कराना चाहते हो तो स्टेटफुल सेट कंट्रोलर को चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का सीन होता है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि हर बार आप जो कमांड लिखोगे वो कमांड आपकी कंट्रोल मैनेजर के थ्रू ही होके जाएगी। ये रूट स्किप भी हो सकता है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है, लेकिन जो टिपिकल वर्क फ्लो है वो ऐसा होता है। तो ये पीछे होता है सारा काम, ये हमें नजर नहीं आता, ये पीछे होता है, ठीक है। तो एपीआई सर्वर से कंट्रोल मैनेजर को गई, कंट्रोल मैनेजर ने उसको स्पेसिफिक कंट्रोलर को पास किया, कंट्रोलर ने बेसिकली ये देखा कि ठीक है कि उसे काम क्या करना है, मतलब उसे किस कंफिगुरेशन में पॉड्स को चलाना है, ठीक है। और उसने क्या किया गाइस, ये सारी की सारी कंफिगुरेशन को एक डाटाबेस में सेव कर दिया, ठीक है, जिसको डिजायर्ड स्टेट बोलते हैं। ये जो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन है, इसको एक डाटाबेस में स्टोर कर दिया जिसको डिजायर्ड स्टेट बोलते हैं। ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। डिजायर्ड स्टेट का मतलब ये होता है गाइस कि आप कुबरनेटीज से अपनी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है वो कुबरनेटीज को आपने बता दी। वो आपने किस फॉर्म में बताई, वो आप एक YML फाइल में बताओगे, ठीक है। और वो YML फाइल आप kubectl कमांड के अंदर दोगे, और वो फाइल और आपकी रिक्वेस्ट एपीआई सर्वर को जाएगी। एपीआई सर्वर ऑथेंटिकेट करेगा, ऑथेंटिकेट करने के बाद कंट्रोल मैनेजर को भेजेगा, कंट्रोल मैनेजर आपकी YML फाइल को पढ़ेगा और वो देखेगा कि कौन सा कंट्रोलर हमें यूज करना है अपने पॉड्स को चलाने के लिए। और ये सारी जानकारी गैदर करते ही वो ये पता लगा लेगा कि मुझे यूजर की एप्लीकेशन को इसी स्टेट में रखना है। यानी कि अगर किसी भी समय पर दो कंटेनर चलने चाहिए तो वो दो से एक नहीं हो सकते, जैसे ही वो एक होंगे कुबरनेटीज वापस से उसको दो कर देगा, यानी कि मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। तो ये डिजायर्ड स्टेट कहाँ पे स्टोर होती है गाइस, ये डिजायर्ड स्टेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग की वैल्यू पेयर डाटाबेस के अंदर स्टोर होती है। की वैल्यू पेयर डाटाबेस के अंदर स्टोर होती है जिसको ईटीसीडी भी बोला जाता है। ईटीसीडी, ईटीसीडी डाटाबेस बोला जाता है, ईटीसीडी डाटाबेस, ठीक है। ये एक नाम है, बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कि डेटाबेस की तरह एक्ट करता है और आपकी डिजायर्ड स्टेट को सेव करने का काम करता है, ताकि कल को अगर आपके सॉफ्टवेयर में कुछ भी हिले या जो स्टेट थी उससे आपका सॉफ्टवेयर डेविएट होता है, तो कुबरनेटीज इस डेटाबेस का यूज करेगा, जा करके डिजायर्ड स्टेट को चेक करेगा और आपके सॉफ्टवेयर की करंट स्टेट को कंपेयर करेगा। और अगर उसे थोड़ा सा भी डेविएशन दोनों में नजर आता है तो वो आपके सॉफ्टवेयर की करंट स्टेट को चेंज करके डिजायर्ड स्टेट पे लेके आ जाए,
ठीक है, अनटिल अनलेस आप इस डिजायर्ड स्टेट को चेंज ना करो। अगर आपने डिजायर्ड स्टेट को चेंज कर दिया तो कुबरनेटिस अब इसको एक्चुअल स्टेट मानेगा और फिर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर दोबारा से चेंजेस करेगा और इस डिजायर्ड स्टेट पे लाने की कोशिश करेगा। इसको रिकॉन्सिलेशन लूप बोला जाता है गाइस। रिकॉन्सिलेशन लूप का मतलब है कि मैंने कुबरनेटिस को बता दिया कि बेटा मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना, उस पे तुम्हें किसी भी चलते हुए कंटेनर के ऊपर 80% से ज्यादा लोड नहीं पड़ने देना है। अगर 80% से ज्यादा लोड पड़ा तो एक और कंटेनर स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये चीज मैंने कुबरनेटिस को अपनी एक फाइल में लिखकर बता दी है और वो सारा डाटा एक डाटाबेस में स्टोर हो गया है ताकि कुबरनेटिस बार बार उस सेव डाटा को जाके चेक कर सके कि वो एक्चुअल यूजर मेरे से क्या चाहता है। और अगर आपका सॉफ्टवेयर उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा जिस तरीके से वो सारी इंफॉर्मेशन आपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रखी है, तो कुबरनेटिस क्या करेगा, रिकॉन्सिलेशन लूप चलाएगा। ठीक है, और ये रिकॉन्सिलेशन लूप चलाने का काम कौन करेगा, कंट्रोलर करेगा। कंट्रोलर विल रन दैट रिकॉन्सिलेशन लूप। कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है। ठीक है, क्या उसे एक ही कंटेनर की मल्टीपल कॉपीज बनानी है ताकि ट्रैफिक लोड इतना ना पड़े, या फिर उसे किसी चेंज किए गए कंट्रोलर के वर्जन को ऑन करना है और पुराने वर्जन वाले सारे कंटेनर्स को ऑफ करना है। ठीक है, तो वो दूसरा कंट्रोलर करेगा। यानी कि पॉड से किसी एक स्पेसिफिक टाइप का काम करवाने के लिए आपके पास अलग अलग कंट्रोलर्स हैं। ठीक है, अब गाइस एट लास्ट ये जो कंट्रोलर मैनेजर है इसने पता तो लगा लिया किसे क्या करना है, लेकिन भैया कंटेनर चलेंगे किसके ऊपर, कंटेनर तो वर्कर नोड्स के ऊपर चलेंगे। अब गाइस आपकी जो कंट्रोल प्लेन नोड है ना, ठीक है, वो वर्कर नोड का भी काम कर सकती है अगर आपका कुबरनेटिस क्लस्टर लोकल है। लोकल का मतलब है अगर आपने एक ही कंप्यूटर के ऊपर वर्कर नोड भी बना रखा है और कंट्रोल प्लेन नोड भी बना रखा है, तो आपका जो क्लस्टर होगा वो लोकल होगा। लोकल का मतलब है सारा कुछ एक ही कंप्यूटर के ऊपर है, लोकली अवेलेबल है सब कुछ। ठीक है, जो कि एक सही तरीका नहीं है कुबरनेटिस क्लस्टर बनाने का, लेकिन लर्निंग के टाइम पे आप ऐसा कर सकते हो। आप कुबरनेटिस से एक लोकल क्लस्टर बनवा सकते हो एक ही मशीन के ऊपर। जो कंट्रोल प्लेन नोड थी आपकी, उसी के ऊपर आपके वर्कर नोड्स भी हैं और उसी के ऊपर आपका कंट्रोल प्लेन नोड भी है। लेकिन रियलिटी में हम क्या करेंगे गाइस, हमारा कंट्रोल प्लेन नोड एक अलग नोड होगा और जो वर्कर नोड्स होंगे वो अलग अलग नोड्स होंगे और वो आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, कैसे कनेक्ट होंगे, जो आपका कंट्रोल प्लेन नोड होगा वो अपने आईपी एड्रेस को ब्रॉडकास्ट करेगा बाकी के सारे नोड्स को। ये मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है, बट दैट इज द सिचुएशन। ठीक है गाइज, आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।